Good morning, and all of you welcome in my class. Today we will discuss about the paramecium. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद आपको दो एनिमल्स आपको पढ़ने हैं यूनिट फर्स्ट में। एक पैरामीशियम है और दूसरा यूग्लिना। दो की आपको डिटेल स्टडी करनी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है आपका, इट इज़ कॉमनली नोन एज स्लीपर एनी मॉलिक्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं? स्लीपर एनी मॉलिक्यूल बोलते हैं। स्लीपर एनी मॉलिक्यूल। स्लीपर एनी मॉलिक्यूल कॉमनली नोन एज स्लीप, क्योंकि ये स्लीपर के शेप का होता है इसलिए इसको बोलते हैं जो है स्लीपर एनी मॉलिक्यूल। ओके, नाउ द पैरामीशियम का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? क्लासिफिकेशन पैरामीशियम का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या क्या है? पैरामीशियम जो है किस फाइलम का है? प्रोटोजोआ। आपको मैंने बताया है, पहले आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा क्योंकि सीलिया इसमें है। क्लास सीलिएटा क्योंकि क्या है, लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है? सीलिया है, इसलिए इट इज़ बिलोंग टू द क्लास सीलिएटा। सब क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑर्डर, ऑर्डर जो है आपका क्या है? हाइमेनोस्टोमेटिडा। और जीनस क्या है? पैरामीशियम। एंड स्पीसीज क्या है? काउडेटम। आप ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जहाँ भी आप जीनस लिखेंगे या स्पीसीज लिखेंगे उसको आप अंडरलाइन करेंगे। कॉपी में, प्रैक्टिकल फाइल में, कहीं पे भी जितनी बार लिखेंगे वहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे। और जीनस जो होगा, जीनस जो नेम होगा वो, जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम का जो पी होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, ये पी क्या है? कैपिटल से लिखा हुआ है। और स्पीसीज़ का जो है, जो आगे का सी है वो हमेशा स्मॉल होता है। तो किसी भी एनिमल का जो जीनस होगा वो कैपिटल से लिखेंगे, पहला जो वर्ड होगा, और दूसरा जो वर्ड होगा वो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्पीसीज़। ठीक है, और दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। बुक में भी देखिए आपका जो है, ये जो दिया हुआ है ये आपका जो है इटैलिक में दिया हुआ है, क्योंकि बुक में अंडरलाइन करना पॉसिबल नहीं है हर जगह। सॉरी। तो बुक में क्या हुआ है, जहाँ भी स्पीसीज जीनस आप देखेंगे, बुक में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये जो है क्या होगा आपका? इटैलिक में होगा। बाकी सब देखिए नॉर्मल फॉन्ट में है, लेकिन जहाँ भी किसी भी एनिमल का स्पीसीज और जीनस लिखा होगा वो इटैलिक में होगा। लेकिन आप जहाँ भी लिखेंगे अपनी पेन से उसको क्या करेंगे? आप अंडरलाइन करेंगे। जीनस ऑलवेज राइट इन द कैपिटल लेटर। फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि जितना आपने क्लासिफिकेशन मैंने बताया है प्रोटोजोआ में उतना पूरा क्लासिफिकेशन आपको लर्न नहीं करना है। आपको सिर्फ जो कॉमन एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, उनको लर्न करना है, उनकी क्लासिफिकेशन को आपको ध्यान देना है। जैसे आपका पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, या जो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा। तो जो आपके मोस्ट कॉमन प्रोटोजोअन हैं उन्हीं के जो है क्लासिफिकेशन को आपको अच्छे से रिमाइंड करना है। पूरा डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन जो है नहीं लर्न करना है। और उसमें भी क्लासिफिकेशन में भी आपको सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फाइलम, ये सब नहीं लर्न करना है। केवल 4 चीज़ें क्लासिफिकेशन में लिखना मस्ट होता है और आपको वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पहला आपका जो है फाइलम, पहला आपका जो है फाइलम, ठीक है। दूसरा जो है क्लास किसी भी एनिमल का। तीसरा ऑर्डर, ऑर्डर। 3 चीज़ें। और जीनस स्पीसीज आपको पता ही रहेगा, जीनस जो है एनिमल का। ये 4 चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखनी है। ये आपको सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब फाइलम, सब क्लास, ये सब चीज़ें लर्न नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको केवल इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है, फाइलम क्या है। सब फाइलम अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आप सीधे क्लास को बताएंगे, क्लास को मेंशन करेंगे, क्लास क्या है, उसके बाद ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो पैरामीशियम का जो क्लास है वो आपका क्या है? सिलिएटा। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा, और ऑर्डर क्या है आपका? हाइमेनोस्टोमेटिडा। ओके, जीनस या स्पीसीज, जीनस क्या है? पैरामीशियम।
और स्पीसीज़ क्या है, काउडेटम। स्पीसीज लिखने की भी हर जगह ज़रूरत नहीं है, आप जीनस लिखेंगे बस उतना ही सफिशिएंट है। ओके, नाउ द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, पहले थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न था इस बारे में कि प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटोजोआ क्या है। तो प्रोटिस्टा क्या है, इट इज़ अ किंगडम और अ लार्ज ग्रुप that comprises the mostly single celled organisms such as the protozoa, simple algae and fungi, slime molds and the bacteria. एक्चुअली जो प्रोटिस्टा है वो एक लार्ज किंगडम है जिसमें कि आपके ज़्यादा सिंगल सेल एनिमल्स आते हैं। सिंगल सेल मीन्स जैसे प्रोटोजोआ है, सारे सिंगल सेलुलर एनिमल्स हैं, मतलब यूनिसेलुलर है यानी कि एक सेल वाला एनिमल है। बैक्टीरिया आपके एक सेल वाले होते हैं, कुछ एल्गी और फंजाई भी क्या हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं। तो वो सारे क्या हैं, आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। जो मल्टी सेलुलर हैं वो सारे एनिमेलिया में आते हैं। एनिमेलिया मतलब जैसे हम लोग हो गए, अदर इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, वो एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रोटिस्टा है वो आपका जो है एक लार्ज किंगडम है जिसमें कि सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, जैसे कि पूरा प्रोटोजोआ का ग्रुप हो गया, प्रोटोजोआ फाइलम हो गया, कुछ एल्गीज हैं, कुछ फंजाइज हैं और बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोटिक है। और इसके बाद जो है इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें क्या होती है, आउटर कवरिंग क्या होती है, पेल्किल की होती है। ओके, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है इनके। हैबिटेट, मोस्टली जो प्रोटोजोआ होता है, जो पैरामीशियम है, वो पैरामीशियम इज़ कॉमनली फ्रेश वाटर फ्री लिविंग सीलिएट्स। पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर जो है पानी में ये रहता है, यानी कि पॉन्ड्स में, रिवर में, लेक्स में ये आपका पाया जाएगा। ठीक है, और जो ये फ्रेश वाटर सीलिएट है, सीलिएट जैसे सीलिया प्रेजेंट है। इसके बाद जो है यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर, इसमें जो है पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं। सारे सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन पैरामीशियम में एक ऐसा एनिमल है, यहाँ पे क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है। एक होता है मैक्रो, बड़ा वाला न्यूक्लियस मैक्रो होता है, और छोटा वाला क्या होता है, माइक्रो होता है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एंड माइक्रो कंट्रोल द मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल द रिप्रोडक्शन। ओके, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी 2 होते हैं, दैट मेंटेन द बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर को ये बाहर निकालते हैं। इसके बाद होम्योस्टैसिस, ये आपका ऑटो रेगुलेट होता है, ठीक है, थ्रू द ऑस्मो रेगुलेशन। और इसके बाद जो है एनल पोर होता है इसमें, ये देखिए डायग्राम देखिए यहाँ पे, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में यहाँ पे देखिए ये आपका जो है एक मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा वाला, और ये क्या है आपका माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस है। इसके बाद ये क्या है, ये ओरल ग्रूव है, और ये क्या है, साइटोफेरिंग्स है। ये पूरा क्या है, माउथ वाला सिस्टम है जिसमें कि जिसके थ्रू जो है फूड अंदर जाता है। ठीक है, बाहरी इन्वायरमेंट से फूड अंदर जाता है। ये साइटोस्टोम है, साइटोस्टोम मतलब माउथ। इसके बाद ये साइटोप्रोक्ट है, साइटोप्रोक्ट मतलब जो एनल पोर है, जहाँ से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये बाहर जो है पास आउट होता है। ओके, इसके बाद 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड पे और दूसरा होता है पोस्टीरियर एंड पे। 2 क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ओके, पूरी बॉडी पे सीलिया होता है। ये जो आउटर कवरिंग देख रहे हैं ना, वो आउटर कवरिंग ये क्या है, पेल्किल है। राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सर्कल सर्कल में, ये सारे क्या हैं, जो है फूड वैक्यूल्स हैं। देखिए पैरामीशियम का ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये सीलिया, आउटर कवरिंग जो होती है वो सीलिया की है, ये सीलिया है। ठीक है, सीलिया जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसकी हेल्प से जो है लोकोमोशन करते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, आउटर कवरिंग जो है पेल्किल है, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, एक एंटीरियर एंड पे दूसरा पोस्टीरियर एंड पे। उसके बाद फूड वैक्यूल्स है जिसमें इनका फूड होता है, और ये एनल पोर, एनल पोर से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आता है। और ट्राइकोसिस्ट, सीलिया में ही ट्राइकोसिस्ट होते हैं जो कि जो है पैरामीशियम को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, किसी भी अदर एनिमल से बचाते हैं। सेम वही मैंने आपको बताया अभी कि मैक्रोन्यूक्लियस होता है दैट डील्स विद द एवरी डे फंक्शन लाइक द मेटाबॉलिज्म, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कौन कंट्रोल करता है,
सेल का जो न्यूक्लियस होता है, तो देखिए यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस है और माइक्रो है। तो बड़ा न्यूक्लियस जो है वो सेल की जो डेली रूटीन लाइफ है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है, माइक्रो है, वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, ये देखिए इनकी पैरामीशियम की बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। पहला आपका जो है ये पेल्किल है, दैट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ द पैरामीशियम। जैसे हम लोग की कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, स्किन है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपका सीलिया है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फूड को हेल्प करता है साइटोफेरेंक्स में जाने के लिए और मूवमेंट करता है। ठीक है, दूसरा जो है ओरल ग्रूव है। ओरल ग्रूव क्या करता है, ये आपका कलेक्ट एंड डायरेक्ट द फूड इनटू द सेल माउथ। फिर सेल माउथ क्या है, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम, ये आपका ओपनिंग फॉर द फूड को एंटर करते हैं माउथ के थ्रू। एनल पोर, इससे हम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर पुश करके बाहर निकालता है। उसके बाद रेडिएटिंग कैनाल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ही एक पार्ट है। साइटोप्लाज्म क्या है, आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्टोप्लाज्म, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। ट्राइकोसिस्ट क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिफेंस, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उनकी बॉडी को। गलेट फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। एंड नेक्स्ट फूड वैक्यूल क्या है, इट इज़ स्टोरेज पॉकेट फॉर द फूड इसमें स्टोर रहता है। मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। मैक्रोन्यूक्लियस जो है क्या करता है, जो आपका नॉर्मल सेल फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को। और माइक्रो क्या करता है, वो आपके जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन्स इट इज़ कंट्रोल द रिप्रोडक्शन, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरामीशियम में। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है पहले। आउटर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड होता है और सीलिया में ही ट्राइकोसिस्ट होता है। ये क्या है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इंफ्रासीलियरी सिस्टम है। इसको भी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। देखिए ये है ट्राइकोसिस्ट का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट आर द डिफेंस of the paramecium, a harpoon-like structure that releases a toxin to kill or paralyze the other microorganism. जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो पैरामीशियम पे अटैक करते हैं या पैरामीशियम से अगर उनको खतरा होता है, तो ये जो आपका जो ट्राइकोसिस्ट है वो क्या करता है, वो एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस, जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, वो रिलीज़ करता है, जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देता है या उनको क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो इस तरीके से वो पैरामीशियम को जो है प्रोटेक्ट करते हैं ट्राइकोसिस्ट। देखिए ये है इंफ्रासीलियरी सिस्टम। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में इंफ्रासीलियरी सिस्टम दिख रहा है आपको। ये इंफ्रासीलियरी सिस्टम जो है करता क्या है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम इट इज़ कंसर्न्ड विद द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया बाय विच द एनिमल कैन मेक अ स्पाइरल फॉरवर्ड मूवमेंट। मीन्स जो पूरा ये जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है, ये जो पूरा बना हुआ है, ये पूरा जो है हेल्प करता है जो है सीलिया को एक कोऑर्डिनेशन में मूव होता रहे, मतलब मूवमेंट को, सीलिया के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ताकि एनिमल क्या करे, मूवमेंट कर सके, आगे की तरफ मूव कर सके, लोकोमोशन कर सके। और दूसरा जो फूड पार्ट के लिए वो ओरल ग्रुप में यानी उनके माउथ में अंदर आ सके। ओके, इसी में देखिए आपका जो है ट्राइकोसिस्ट भी है। ये देखिए आपका है ना, ये आपका ट्राइकोसिस्ट है। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, ये सारे क्या है, तीनों क्या हैं, आपके ट्राइकोसिस्ट है। और ये सीलिया है सारा। ओके, सीलिया में ये आउटर कवरिंग पेल्किल है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये एक्टोप्लाज्म है, और ये एल्वियोरल कैविटी है, ये एल्वियोरल कैविटी दिख रही है। ठीक है, ये काइनेटोसोम है, और ये आपका ये काइनेटोसोम है, ये काइनेटोडेस्मेटा है, जहाँ से कि सीलिया एराइजेज है। ठीक है, अब ये जो ट्राइकोसिस्ट है ये क्या करता है आपका, मेनली जो है डिफेंस का काम करता है, पैरामीशियम को डिफेंस करता है। यहाँ पे 3 ट्राइकोसिस्ट दिख रहे हैं, क्लियर हुआ ये। और इंफ्रासीलियर सिस्टम जो होता है, यहाँ पे इंफ्रासीलियर सिस्टम वो हेल्प करता है कि सीलिया के थ्रू मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में। लोकोमोशन पैरामीशियम में जो लोकोमोशन होता है वो आपका सीलिया के थ्रू होता है। पैरामीशियम यूज सीलिया टू मूव अराउंड एंड सीलिया आर लाइक द लिटिल ओर्स यूज टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड टू साइड। मतलब सीलिया की वजह से या इंफ्रासीलियर सिस्टम की वजह से जो पैरामीशियम है वो आपका मूव करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है।
ओके। और सीलिया जब मूव करता है तो अप्रॉक्सीमेटली वो बहुत स्लो मूवमेंट होता है, यानी कि 60 मिलीमीटर, मेरे ख्याल से आपका जो है 60 मिलीमीटर पर आवर्स। मतलब ये कि 1 घंटे में जो सीलिया है वो आपका कितना चलेगा, 60 मिलीमीटर। समझ रहे हैं, 1 मिलीमीटर कितना होता है, निडल के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर जो निडल की जो थिकनेस होती है उतना होता है, तो 60 मीटर कितना हो गया आप समझ सकते हैं। तो 60 मिलीमीटर पैरामीशियम मूवमेंट करता है कितनी देर में, 1 घंटे में, सीलिया के थ्रू। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट पैरामीशियम फीडिंग। पैरामीशियम में फीडिंग कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे करता है, वो खाना कैसे खाता है। पहली बात तो बैक्टीरिया जो होता है, सॉरी पैरामीशियम जो होता है वो आपका है, दे फीड ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, एल्गी। ये देखिए आपका जो है, जो मेनली पैरामीशियम होते हैं वो किसको खाते हैं, दे फीड ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया, एल्गी एंड अदर प्रोटोजोअन्स, उनको ये फीड करते हैं। और कैसे करते हैं, इनका जो ओरल ग्रुप सिस्टम है उसके थ्रू ये फीड करते हैं। पैरामीशियम में जो है परमानेंट फीडिंग मैकेनिज्म होता है कंसिस्टिंग ऑफ ओरल ग्रुप एंड गलेट एंड साइटोफेरेंक्स। ये इनके ऑर्गन होते हैं। ये देखिए कैसे फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, कैसे अंदर ले रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सटर्नल मीडियम जो जिस वाटर में, सराउंडिंग मीडियम में या जिस वाटर में पैरामीशियम है वहाँ पे फूड पार्टिकल्स हैं या अदर बैक्टीरिया है, एल्गी है, ये सब हैं सारे। तो वाटर करंट के थ्रू जो है क्या होता है, जो ओरल ग्रूव है उससे जो है आपका फूड पार्टिकल्स अंदर आता है। देखिए यहाँ पे ये फूड पार्टिकल्स अंदर आ रहा है। यहाँ पे ये आपका साइटोफेरेंक्स से पूरा ओरल ग्रूव है। यहाँ पे स्मॉल फूड जो है आपका अंदर आएगा, जो स्मॉल फूड है वो आपका अंदर आ गया। स्मॉल फूड पार्टिकल्स आर बीइंग इंजेस्टेड। और जो लार्ज फूड था ये वाला, ये आपका बाहर निकल जाता है। लार्ज फूड जो है वो लार्ज पार्टिकल बीइंग रिजेक्टेड, जो लार्ज पार्टिकल है वाटर से अंदर आ रहा है तो लार्ज पार्टिकल को वो रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर चला जाता है। और जो स्मॉल फूड पार्टिकल क्या होता है वो अंदर आ जाता है। उसके बाद जो है ये अंदर आने के बाद यहाँ पे इस अंदर की जो वॉल है वो भी सीलेटेड है, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट से सीलिया कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर करंट के थ्रू जो है जो फूड पार्टिकल है वो माउथ से अंदर आके यहाँ पे साइटोस्टोम में आता है, और साइटोस्टोम से आकर के फूड आपका यहाँ पे फूड वैक्यूल के फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, माउथ के अंदर फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है। और उसके बाद फिर फूड वैक्यूल में इनका जो है डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम आपके जो फूड वैक्यूल्स में ही होते हैं और फूड को ये डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद डाइजेशन के बाद पैरामीशियम में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन में मेनली जो है बेसिकली आपका फूड वेस्ट लेफ्ट इन अ फूड वैक्यूल इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनल पोर। मैंने आपको बताया था कि एनल पोर के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका बाहर जाता है सराउंडिंग मीडियम में। और अदर वेस्ट जो होता है लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सेलुलर एक्टिविटी, जैसे मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है वो सिंपली जो है पेल्किल से निकलता है। पेल्किल थोड़ी देर के लिए ब्रस्ट होगी, वहाँ से ब्रेक होगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर एक्सेस वाटर और जो है आपका अदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो किसके थ्रू निकलता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। एक्सेस वाटर को कौन बाहर निकालता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे देखिए 3 आपके जो प्रोसेस हैं, जो फिजियोलॉजी है उसको ये आपका ये डायग्राम शो कर रहा है। यहाँ पे ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम में सबसे पहली बात जो है वाटर अंदर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे वाटर अंदर क्यों आ रहा है, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये वाटर अंदर आ रहा है, दिख रहा है ये डायग्राम में। वाटर एरो इधर बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, अमोनिया बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम देखिए ये चीज़। तो यहाँ पे पहले वाटर अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपका पैरामीशियम है वो आपका जो है फ्रेश वाटर मीडियम में है। फ्रेश वाटर मीडियम में रहने की वजह से क्या होता है कि जो अंदर की बॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और बाहर के वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। तो आपने पढ़ा है ना, डिफ्यूजन के थ्रू वाटर क्या होगा, जो है
ज़्यादा से आपका जो कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट करेगा, ये पढ़ा है डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल, ऑस्मोसिस भी आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रिंसिपल से क्या होता है कि इनकी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग वाटर। तो क्या होगा, बाहर जो वाटर है वो कंटिन्यूसली अंदर आएगा। तो अगर अंदर आएगा और मान लीजिए ये वाटर बाहर नहीं निकलेगा, तो पैरामीशियम की जो पेल्किल है वो क्या होगी, एक टाइम के बाद वाटर अंदर आता जाएगा, पैरामीशियम की जो पेल्किल है वो ब्रस्ट कर जाएगी और पैरामीशियम डाई कर जाएगा। तो इसलिए इस वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर कंटिन्यूस अंदर आ रहा है बॉडी में डिफ्यूज़न के थ्रू, उस वाटर को बाहर निकालने के लिए ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हमेशा काम करते हैं। ठीक है, एंटीरियर वाला और पोस्टीरियर वाला, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को पहले फिल कर लेते हैं और फिर पेल्किल के साइड में जाकर के ब्रस्ट हो जाते हैं। पेल्किल थोड़ी देर के लिए टेम्प्रोरी खुलती है, ओपन होती है या ब्रेक होती है और वाटर क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंटिन्यूएशन में काम करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते रहते हैं और वाटर अंदर आता है। क्यों आता है, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो है बॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है पैरामीशियम की, वो को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है सराउंडिंग मीडियम के। तो सराउंडिंग मीडियम का जो वाटर है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ज़्यादा गाढ़ा है और बाहर का जो वाटर है वो क्या है, ज़्यादा पतला है। तो वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली आएगा डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है इस वाटर को बाहर निकालने की दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंटिन्यूअस वाटर को बाहर निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर, वाटर को बैलेंस करना बॉडी में। तो ये आपका जो है दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। देखिए यहाँ पे, देखिए इस डायग्राम में देखिए जो है यहाँ पे वैक्यूल इन द सिस्टोल पोजीशन। यहाँ पे वैक्यूल क्या हो रहा है, जब आपका वैक्यूल छोटा हो गया वाटर, जब इसमें आपका जो है मेनली जो है क्या हो रहा है, जब ये खाली हो रहा है, मतलब वाटर जो है इसमें से ब्लैंक हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है, वाटर जब नहीं भरा हुआ है, तो वैक्यूल किस कंडीशन में, वैक्यूल मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, सिस्टोल कंडीशन में है, यानी कि इसमें वाटर नहीं भरा है। ठीक है, रेडियल कैनाल इन द डायस्टोल कंडीशन। ओके, और जब जो है वाटर इसमें फिल है, देखिए साइज़ यहाँ बड़ी हो गई इस डायग्राम में, तो साइज़ बड़ी हो गई जब यहाँ पे, यानी कि वाटर इसमें फिल हो गया इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, तब ये वैक्यूल क्या हो गई, डायस्टोल कंडीशन में हो गई। तो वैक्यूल की दो कंडीशंस होती है, जब उसमें पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, वो डायस्टोल कंडीशन है, जब वो पानी निकल गया है, ये वैक्यूल की साइज़ छोटी हो गई है, तब वो सिस्टोल कंडीशन है। उसके बाद फिर क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पेल्किल के पास जो है जा करके ब्रस्ट कर जाती है और पेल्किल भी थोड़ी देर के लिए अपने आप वहाँ से फट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इससे क्या होता है, वाटर क्या होता है, ये पूरा यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, बाहर निकल गया। तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है ताकि एक्स्ट्रा जो भी वाटर है वो बॉडी में रुके नहीं, ताकि जो है पैरामीशियम का जो पेल्किल है, जो बॉडी है वो फट ना जाए। ठीक है, और बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो ये इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। कंटिन्यूअस जो है एक्स्ट्रा वाटर को बाहर पुश करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। इसके लिए दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक आपका एंटीरियर एंड पे और दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर एंड पे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेस्पिरेशन होता है पैरामीशियम में, यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए। हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए नोज़ है, लंग्स है, ट्रैकिया है, जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, सांस लेते हैं। पर पैरामीशियम में कोई ऑर्गन नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, CO2 पेल्किल के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर आता है। डिज़ोल्व फॉर्म में O2 अंदर आता है और डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। उसके बाद जो अमोनिया है, अमोनिया जानते हैं क्या होता है, एक्सक्रीशन, जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ना, जैसे जो जैसे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के बाद जो अमोनिया बनता है, जो नाइट्रोजन सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो है आपका अमोनिया जो है डायरेक्ट पेल्किल से सराउंडिंग वाटर में बाहर चला जाता है। तो ये आपका हो गया जो है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। ये जो डायग्राम है आपका, ये शो कर रहा है, तीन फंक्शन शो कर रहा है। एक आपका शो कर रहा है सिंपली जो है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, ये एक्स्ट्रा वाटर बाहर जा रहा है। दूसरा रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें CO2 बाहर जा रहा है, O2 अंदर आ रहा है। और जो है एक्सक्रीशन हो रहा है, जिसमें कि अमोनिया वेस्ट, जो अमोनिया है
नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन जो है आपका, पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ज़्यादातर आपके पैर के प्रोटोजोन्स में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एब्सेंट होता है। पर पैरामीशियम में जो है आपका एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एसेक्सुअल और जो है सेक्सुअल। सेक्सुअल, ठीक है। तो ये आपका जो दिख रहा है ये पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? ये जब कंडीशन फेवरेबल होती है। फेवरेबल मीन्स जब कंडीशन अनुकूल होती है, यानी कि फूड की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, मतलब सब कुछ इनकी मतलब इनको सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो है ट्रांसवर्स बैंड डिफ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? ट्रांसवर्स बैंड डिफ्यूजन। ट्रांसवर्स मतलब इनका जो बैंड डिफ्यूजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब समझते हैं? TS। तो ट्रांसवर्स बैंड डिफ्यूजन होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और जो बैंड डिफ्यूजन है द होल प्रोसेस में टेक्स प्लेस 2 or 3 times a day इफ़ कंडीशन आर फेवरेबल। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो जो प्रोसेस है वो आपका 2 से 3 बार होता है। 2 से 3 बार बैंड डिफ्यूजन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये बैंड डिफ्यूजन का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल बॉडी जो पेरेंट बॉडी है वो आपकी जो है ट्रांसवर्सली, यहाँ देखिए ट्रांसवर्सली ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे ग्रुप बना ना, यहाँ पे ठीक है, ये 2 में डिवाइड होंगे। यहाँ पे आपका मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस सब क्या होगा, 2 में डिवाइड होगा, और बॉडी क्या होगी फिर 2 में टोटली डिवाइड हो गई। एक आपका ये डॉटर पैरामीशिया बन गया, एक आपका ये डॉटर पैरामीशिया बन गया। बाइनरी, बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब डिवीज़न, डिवीज़न मतलब बटना। तो बाइनरी फिजन होता है। और कैसे बाइनरी फिजन होता है? ट्रांसवर्स। ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट यानी कि ओवा और जो है टेस्टिस का, सॉरी ओवा एंड स्पर्म का फ्यूज़न नहीं होता है, यानी जाइगोट नहीं बनता, गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट का फ्यूज़न होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका बाइनरी फिजन है, ये पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, इसके डिटेल ये डायग्राम सेम बना हुआ है। ये आपका पैरामीशियम का जो है, ये देखिए एसेक्सुअली बाय द ट्रांसवर्स बैंड डिफ्यूजन। ये आपका जो है ये बैंड डिफ्यूजन दिया हुआ है। बैंड डिफ्यूजन कौन, कैसा बैंड डिफ्यूजन होता है? ट्रांसवर्स, ध्यान रखेंगे। ट्रांसवर्स, ट्रांसफर एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जब कोई एनिमल खड़े खड़े डिवाइड होता है, और ट्रांसवर्स का मतलब जब जो है साइड से वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम में ये आपका कॉन्ड्रोटाइल वैक्यूल और जो ये ओरल ग्रूव है ये सब क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, और उसके बाद जो है केवल मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस यही क्या हो रहे हैं आपके जो है माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ग्रुप बनना शुरू हो जाता है इस पोर्शन पे, और उसके बाद जो फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन होना शुरू हो गया, और ये पैरामीशिया क्या होते हैं 2 में डिवाइड हो जाते हैं, और दोनों में कॉन्ड्रोटाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, और दोनों में माइक्रोन्यूक्लियस आपके हो गए, डिवाइड हो गए, और ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फिर ये 2 आपके डॉटर पैरामीशिया में डेवलप कर जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी मतलब 2, और फिजन मतलब डिवीजन, बटना। 2 पेरेंट, ये पेरेंट बॉडी है, सिंगल बॉडी है, और ये 2 में डिवाइड हो गई, दैट इज़ अ बाइनरी फिजन। ओके, तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द ट्रांसवर्स बैंड डिफ्यूजन। पॉइंट इज नोटेड, यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स। ठीक है, मतलब आपका बेड़े, बेड़े का मतलब समझते हैं जो है ये आपका ट्रांसवर्स कट रहा है, और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़े जब कोई एनिमल डिवाइड होता है। तो अभी आप यूग्लिना पढ़ेंगे तो वहाँ पे ट्रांसवर्स नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिवीजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है पैरामीशियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द ट्रांसवर्स बैंड डिफ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पैरामीशियम में।
कॉन्जुगेशन। इसके अलावा पैरामीशियम में और भी अदर रिप्रोडक्शन होते हैं जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि इसमें जो है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहा है, दोबारा रीफॉर्म हो रहा है, ठीक है, या डेवलप हो रहा है। इसमें कौन है आपका, एंडोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, ऑटोगैमी और साइटोगैमी। ये देखिए यहाँ पे पैरामीशियम में जो है, जो सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम में क्या होता है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसके अलावा अदर रिप्रोडक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस दोबारा रीफॉर्म होता है, दोबारा बनता है। वो क्या है आपका, एंडोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, ऑटोगैमी और साइटोगैमी। लेकिन आपको क्या है, कॉन्जुगेशन पढ़ना है। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड पैरामीशियम रिप्रोडक्शन में आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, ये पहली बात अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और इसमें क्या होता है, दो पैरामीशिया एक साथ क्या होते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब एक साथ जो है ज्वाइन होते हैं। देखिए दो पैरामीशिया क्या हो रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और आपस में जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो एक्सचेंज होता है, मतलब एक बॉडी का माइक्रोन्यूक्लियस दूसरी पैरामीशिया जाता है, दूसरे का पहले में आता है। तो कॉन्जुगेशन में आपका कॉन्जुगेट का मतलब दो पैरामीशिया आपस में ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं, और उसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो आपका जो है एक्सचेंज होता है और उनका फिर फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, मैंने आपको बताया, तो उन्हीं का फ्यूज़न होता है, इसलिए क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये कब होता है, जब कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल होती है। कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन में हमेशा ट्रांसपोज बाइनरी फिजन होगा, यानी कि एनिमल जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, और कॉन्जुगेशन में क्या होता है, आपके एक पैरामीशिया से चार पैरामीशिया फॉर्म होते हैं, चार जो है डॉटर पैरामीशिया फॉर्म होते हैं, जबकि बाइनरी फिजन में केवल दो पैरामीशिया फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये देखिए कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन इन द पैरामीशियम। यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज़ ये पैरामीशिया दो आपके कॉन्जुगेट हो गए, एक ये और एक ये, दो पैरामीशिया कॉन्जुगेट हो रहे हैं, जिसमें आपका जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों में यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है माइक्रोन्यूक्लियस का। यहाँ पे ये देखिए माइक्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज हुआ एक दूसरे का, उसके बाद क्या बन गया, जाइगोट बन जाता है। और एक बार जब माइक्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज हो जाता है दोनों का, तब ये दोनों क्या होते हैं, जो आपके कॉन्जुगेंट हैं दोनों पैरामीशिया क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद फिर जो है आपका क्या होगा, फिर उसमें जो है माइक्रो अगेन डिवाइड होता है, ठीक है, अगेन डिवाइड होगा। फिर ये आपके दो में डिवाइड होंगे, दो डॉटर पैरामीशिया डिवाइड होंगे, और दो से क्या होगा, फिर ये चार में डिवाइड हो जाएंगे, ये चार में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि कॉन्जुगेशन में एक पैरामीशियम से चार डॉटर पैरामीशिया बनते हैं। ये आपका जो है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जबकि बाइनरी फिजन में कितने बनते हैं, केवल दो पैरामीशिया बनते हैं। तो कॉन्जुगेशन आपका जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और कॉन्जुगेशन इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी स्लाइड भी है, प्रैक्टिकल में आप स्लाइड को भी स्टडी करेंगे। तो कॉन्जुगेशन जो होता है पैरामीशिया में वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में जो है दो पैरामीशिया आपस में जुड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, जिसमें उनका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो आपका क्या होता है, वो आपका एक्सचेंज होता है, और उसके बाद जो है फिर जो है जाइगोट बनता है, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फिर जाइगोट बनता है, और उसके बाद फिर दोनों जो आपके पैरामीशिया हैं वो अलग हो जाते हैं, और एक पैरामीशिया से चार डॉटर पैरामीशिया बनते हैं, मतलब दोनों को जोड़ने तो कितने बन गए, आठ पैरामीशिया बन गए। ओके, तो कॉन्जुगेशन में ये ध्यान रखेंगे कि एक पेरेंट जो है कॉन्जुगेंट पैरामीशिया से कितने बनते हैं, चार। अब कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस, यहाँ पे देखिए मेनली सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। पहला है रिजुविनेशन का मतलब कि जो है एसेक्सुअली जब पैरामीशिया बार बार बाइनरी फिजन के थ्रू जब डिवाइड होता है, तो उससे क्या होता है, एनिमल अपनी जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो क्या करता है, वो लूज़ करता जाता है धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि एक ही बॉडी दो में डिवाइड हुई, फिर वो दोनों बड़े हुए, फिर वो चार में डिवाइड हुए, तो एक ही बॉडी कई बार डिवाइड हो रही है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, पेरेंट बॉडी
2 में डिवाइड हो रही है, फिर वो दोनों साइज़ में लार्ज हो गए, फिर वो अगेन पैराम जो है डिवाइड होंगे सक्सेसफुली बैंड डिफ्यूजन के थ्रू, तो फिर वो 4 में होंगे। तो एक ही बॉडी कई बार डिवाइड होने की वजह से क्या होता है, जो पैरामीशिया है उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनका पावर है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, लूज़ होता जाता है। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जब दो पैरामीशिया आपस में जुड़ते हैं तो उसमें जो उनका न्यूक्लियस है आपका, जो है जो कॉन्जुगेंट है, जो आपका एक्सचेंज कर रहे हैं, जो दोनों का जो माइक्रो न्यूक्लियस एक्सचेंज होता है और फिर जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर वो अगेन डिवाइड करते हैं, तो इससे न्यू डॉटर पैरामीशिया फॉर्म होते हैं। तो इससे उसमें न्यू एनर्जी आती है और उनके अंदर न्यू पावर आती है और वो ज़्यादा रिजुविनेट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो जो है काफ़ी उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो पहला हो गया रिजुविनेशन। दूसरा आपका है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए सभी जितने भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें न्यूक्लियस बस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद फिर फर्दर वो जब बड़े होते हैं फिर उनकी डॉटर पैरामीशिया भी जब इनलार्ज हो जाएंगे साइज में, फिर वो भी उनका भी न्यूक्लियस फिर 2 में डिवाइड होगा। ऐसे करके जो है केवल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस केवल डिवाइड होता जाएगा 2 में बटा 2 से फिर 4 में। तो न्यूक्लियस क्या होता है, नया नहीं बन रहा है, एक ही न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता जा रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस दोबारा बन रहा है, रीऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब कि क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, वो फिर जहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो न्यू फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस बार बार डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसे जो न्यूक्लियस की जो कैपेसिटी है, जो उनकी पावर है, वो कम नहीं हो रही है। तीसरा हेरिडिटरी वेरिएशन। तीसरा जो फ़ायदा है कॉन्जुगेशन का वो क्या है, हेरिडिटरी वेरिएशन, मतलब इसमें वैरायटी के एनिमल्स बन रहे हैं, मतलब पैरामीशियम की जो वैरायटीज़ है वो इंक्रीज़ कर रही है। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट पैरामीशिया आपके कॉन्जुगेट करते हैं और उसमें उनका जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में जो कैरेक्टर्स है वो चेंज हो जाएंगे, वो न्यू होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लाइफ में अपनी जो है जितनी भी लाइफ की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। और वैसे क्या होता है, सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहा है, बार बार रीफॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर किसी भी एनिमल में कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ अगर है, तो बार बार वो डिजीज़ उनके सारे जो प्रोजेनी में, सारे डॉटर पैरामीशिया में आता जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेरिडिटरी चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस भाई एक्सचेंज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उनमें जो है नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं और वो जो एनिमल्स हैं आपके कॉन्जुगेशन के बाद जो डॉटर पैरामीशिया फॉर्म हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो बेटर एडेप्टेड हो रहे हैं लाइफ के लिए। ठीक है, मतलब उनके अंदर बेटर कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं फर्दर लाइफ को जीने के लिए। तो ये 3 फ़ायदे हैं कॉन्जुगेशन के, 3 सिग्निफिकेंस है, एक है रिजुविनेशन, दूसरा न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन और तीसरा हेरिडिटरी वेरिएशन। तो ये पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विद डायग्राम। और इस स्लाइड में ये बात ध्यान देंगे कि आपके मैंने कई सारे एक जो डायग्राम के कई सारे पिक्चर्स हैं, तो उसको आप बार बार पिक्चर्स नहीं बनाएंगे। आपको मैंने एक से ज़्यादा डायग्राम इसलिए दिखाया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक्चुअल में जो डायग्राम है एनिमल का वो क्या है। आप ही मत समझिए कि बैंड रिफ्यूजन मैंने 2 दिखाया तो दोनों तो आपको 2 बार बनाना है। आपको बैंड रिफ्यूजन का एक ही डायग्राम बनाना है, बस मैंने 2 इसलिए दिखाया 2 स्लाइड, ताकि आपको क्लियर हो सके कि व्हाट इज़ द बैंड रिफ्यूजन और कैसे हो रहा है बैंड रिफ्यूजन। ठीक है, पैरामीशियम के मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया सारे, वो सारे डायग्राम पैरामीशियम के वजह से आपको एक डायग्राम कंप्लीट बनाना है। ठीक है, आपको हम एक से ज़्यादा स्लाइड्स इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको डायग्राम क्लियर हो सके। आपको 4 बार सेम डायग्राम को 4 बार नहीं बनाना है, जो सेम डायग्राम है उसको आपको सिर्फ एक बार बनाना है। तो ये आपका पैरामीशियम कंप्लीट हो गया। पैरामीशियम के बाद हम नेक्स्ट क्लास में यूग्लिना पढ़ेंगे। ओके, और आप लोग को जो इन्वर्टिब्रेट की जो बुक सजेस्ट की गई है उस बुक से आप पैरामीशियम को पढ़ सकते हैं। और आप ये ध्यान देंगे डायग्राम जो है, जो मैंने स्लाइड सिखाई है, बस आप वैसे ही डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और जो है जितना पॉइंट बताया जा रहा है आप उसी पॉइंट को आप सिंपल वर्ड में लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम यूग्लिना पढ़ेंगे। थैंक यू।